नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मीडिया का सारे मेरा भाई लोगों को, और इधर बेटा सूर्या लक्ष्मण और यार आर्लेकर सबको मेरा नमस्कार। सर, ये मेरा भाई है। ये 2005 से लेकर के अब तक मेरा साथ में इनका आना जाना, उठना बैठना, एक साथ काम करना, सब कुछ मेरे साथ करते हुए इन्होंने और 2 साल सर्विस को ऑफिसर बनने के बाद में 2 साल सर्विस को रिज़ाइन करके उनका मन में आया सोशल वर्क करना है, अंडमान के लिए कुछ करना है करके अपना मन में बना करके यहाँ पर आया है। तो गवर्नमेंट का तरफ से अपना गैस सिलेंडर का कैंडिडेट दिया हुआ है। और सर, इनको बारे में बोलने से एक सोशल वर्क कैसा चीज़ है, अंडमान को कितना डेवलप कर सकते हैं, तो इस चीज़ इनका मन में इनका मन में बैठा हुआ है। किसी को 50 आदमी जाता है तो किसी को कुछ हो गया तो तकलीफ हो गया तो उनको पहला आदमी होगा या आदमी जा कर के उनको हाथ देने के लिए जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को ये बंदे अंडमान के लिए हम कुछ करना चाहता हूँ करके सभी लोगों को बोला। इनका हमारा साथ में काम किया और बहुत लोग हैं इधर में अंडमान में, तो सब लोग बोला सर आप आ जाओ इधर में सब समाज सेवा करो करके बोला है। तो उस हिसाब से मैं भी सोचा नहीं था इन्होंने नौकरी रिज़ाइन करके आ जाए करके, बट आ गया है, उतर गया है इन्होंने। तो हम लोग सबके तरफ से इनको बधाई देता हूँ, और अंडमान के लिए इनसे जो कुछ भी होता है उन्होंने योगदान देने के लिए हमारा तरफ से इनको बधाई है। और बस है सर, बाकी यार आर्लेकर सर थोड़ा बहुत अपना तरफ से बताएंगे। थैंक यू मोहन जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दोस्त मोहन जी, मेरे दोस्त लक्ष्मण जी और मेरे मीडिया बंधु, सबसे पहला मैं आपको सभी का दिल से स्वागत करता हूं और साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए। आप सभी को मालूम ही होगा कि आने वाला 19 अप्रैल को अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में टोटल 12 उम्मीदवार उतरे हैं। 12 में से मैं आनंद रामनाथ आर्लेकर सीरियल नंबर 9 में है। तो मैं ये सोच के आया, बहुत कुछ सपने लेके आया, बहुत कुछ ड्रीम लेके आया, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो इलेक्शन के दौर में जो मैनिफेस्टो बनाया, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं अंडमान निकोबार को द्वीपवासियों को ये मैं पहुंचाना चाहता हूं मेरा मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो मैं आपको आपकी तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मीडिया दोस्तों को निवेदन है कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों के तक पहुँचे। थैंक यू। तो इन शॉर्ट मैं कोशिश करता हूँ मैनिफेस्टो पढ़ के उसका थोड़ा ब्रीफ करने का। मैंने कुल मिला के 13 पॉइंट डाले हैं मेरे मैनिफेस्टो में आने वाले इलेक्शन में। सबसे पहला है डिबेट स्टूडेंट के बारे में। एड्रेस अनरिजॉल्व इश्यूज इम्पैक्टिंग डिबेट स्टूडेंट फ्यूचर एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन अकाउंटेबल। जहाँ तक आपको मालूम होगा 22 सितंबर 2022 में डिबेट स्टूडेंट के ऊपर इनजस्टिस हुआ है। एक्चुअली स्टूडेंट का कुछ गलती नहीं था, ठीक है, वो मजबूरन उनको रोड पे आना पड़ा, लेकिन आज तक उसका किसी को मालूम नहीं उसका क्या हुआ है, समस्या क्या था, किसकी तरफ से गलती था। उनके 2 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गए।
तो किसी की तरफ से पता नहीं चल रहा है, किसी की हालत में पता नहीं चल रहा है कि किस में गलती है। मैनेजमेंट की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, डिब्रेट स्टूडेंट्स की गलती है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की गलती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि इसमें गलती किसकी है। सेकेंड मेरा मैनिफेस्टो में पॉइंट है वो है व्हीकल फेरी सर्विस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री पैसेंजर व्हीकल फेरी सर्विस बिटवीन चार्टम, बामू फ्लैट, डंटास पॉइंट, पानीघाट एंड वाइस वर्सा, इंक्लूडिंग मिडल स्टेट जेटी एंड बाराटन। तो इसमें क्या है, आप सभी को मालूम है, जॉन भैया ने अभी भी बाइट लिया है लोकल लोगों का। मैंने भी बहुत कोशिश किया आपकी तरफ से कि बहुत उधर लोगों को परेशानी होती है, वो एक मेजर परेशानी है, उसको वन टाइम सॉल्यूशन है ब्रिज। तो उससे पहले जो अभी ब्रिज आएगा तब आएगा, तब लोग उधर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जब डिफेंस में काम करता था, मुझे मालूम है मेरे अंडर में 50-100 लोग काम करते थे, वो लोग टाइम पर नहीं पहुंचते थे। तो टाइम पर नहीं पहुंचते बोल के वो क्या करते हैं कि ऑटो रिक्शा करके एडिशनल अपना बर्डन, एक्सपेंस बर्डन लेके टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो वो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बदले में, क्योंकि फेरी सर्विस स्लो है, पुराने फेरीज है, तो टाइम पर नहीं पहुंचते पब्लिक अपने ड्यूटी पर। तो मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको फ्री पैसेंजर व्हीकल सर्विस दे दे। तो साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि मिडल स्टेट जेटी से लेके 12 टन जेटी। आप बोलेंगे ये क्या हो गया, उधर क्यों जा रहे हैं? तो उधर NH4 भी ऐसा है कि उसका भी बुरी हालत है NH4 की। जैसे NH4 में धक्के उक्के खा के जाते हैं, ठीक है, फिर उतरना है, फिर फेरी में बैठना है, फिर जाना है, फिर उतरना है। तो कम से कम एक 13-14 रुपये का एक पैसेंजर को रिलैक्सेशन मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें और भी है, दिक्कत है, उसमें टूरिस्ट बहुत आते हैं, उसमें आइलैंडर कार्ड यूज़ करके उसको फ्री दे सकते हैं। जिसके पास आइलैंडर कार्ड नहीं है, उसका जैसे टूरिस्ट है उनके पास नहीं रहेगा, उनका टिकट फेयर ले सकते हैं। तीसरी बात है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिज बिटवीन बामू फ्लैट एंड पोर्ट ब्लेयर एज अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो वही तो मैंने बताया, एक बार ब्रिज बन गया तो सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका दिया तो मैं 100% इसको कोशिश करूँगा, 100% मैं फ्री ऑफ सर्विस करने की भी कोशिश करूँगा। इसमें एक लाडली लक्ष्मी, ये एक नया चीज़ है, हर स्टेट में चलता है मैक्सिमम में। इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर 1 लाख रुपीज़ फॉर डॉटर गेटिंग मैरिड विद बेनिफिट अवेल फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत से गरीब लोग रहते हैं, अपने बेटी की जब शादी करते हैं तो एक्सपेंस बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मान के चलो एक सरकार की तरफ से उनको 1 लाख मिल जाए उस टाइम में, तो फॉर्मेलिटीज रहेगी, जो भी सिविल रजिस्ट्रेशन वगैरह फॉर्मेलिटी रहेगी। उसके बाद 1 लाख मिल गया तो उसको एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा पेरेंट्स को। उसमें क्या हो जाएगा, और नॉन रिटर्नेबल है, कोई रिटर्न नहीं करना। तो ये चीज़ है। तो ये लाडली लक्ष्मी के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा मैं। साथ साथ ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमन इन बिजनेस। Provision of self-business opportunity to women over 18 years old through various schemes to empower women शक्ति। आजकल क्या है, जो जॉब है बहुत कम है तो भी किसको मिलता नहीं, किसको मिलता है। तो उसमें क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि नारी शक्ति को जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट्स के, वो उन लोगों ने ऑक्यूपाई करे, मौका ले ले, ताकि वो अपना पैर पर खड़े रहे। जो लोन मिलेगा अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, वो टेलरिंग का होने दो, वो पापड़ बनाने का होने, कोई भी बिजनेस हो खुद कर सकती है, अपने पैर पर खड़ी रह सकती है। तो ये अब उन लोग नारी शक्ति का एक जो ताकत है वो दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो साथ साथ मैं एक नेशनल हाईवे का भी बताना चाहता हूँ, अपग्रेडेशन ऑफ NH4 to NH66
from Chattam to Diglipur with flyover bridges, bypass roads, bridges, 2x2 highway lanes, including a new bridge between Middle State and Baratang, taking precaution for the Jarrah forest area. देखिए, आज मैं 2-4 बार अभी गया था दिगलीपुर में। NH4 की बहुत हालत बुरी है, ट्रेवल नहीं कर सकता किसी भी हालत में। और वो नेशनल हाईवे उसको बोल ही नहीं सकते, आप 4 बोलो नहीं तो 44 बोलो, तो नेशनल हाईवे नहीं है, और विलेज का रोड भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने देखा है करीब करीब उसका जो लेंथ छोड़ो, जो ये है 6 मीटर की है। 6 मीटर कहाँ आता है? अगर आप रेजिडेंशियल एरिया नया बनाते हैं तो एक 6 मीटर का रोड बनता है, तो वो देखा तो 6 मीटर का रोड है, 6 मीटर का हाईवे नहीं होता है। हाँ ठीक है, एक ज़माने में बनाया था, ठीक है, लेकिन आज वो नहीं होना चाहिए। आज बहुत कुछ बदल गया, हमारा देश बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत पीछे, 50 साल पीछे है। तो इस रोड को पहला चौड़ा करना है। चौड़ा बोला तो देखिए, अभी मेरे प्लान के हिसाब से सबसे पहले NH4 हटा के उसको अपग्रेडेशन देना है। NH66 जब आएगा तो चाटम से लेके तो ये सिटी आएगी, सिटी के ऊपर कोई और ब्रिज आएंगे, बाईपास आएंगे, जहाँ ब्रिज चाहिए पानी के ऊपर से हो सकता है ब्रिज, रोड के ऊपर से भी ब्रिज हो सकता है, और उसको 2x2 लेन भी होना चाहिए। रही बात जराव फॉरेस्ट एरिया का, एक 6 मीटर का चौड़ा रोड है, एक ही जाने के लिए आने के लिए, उसको 2 रोड बनाओ, सिंगल जाने के लिए, सिंगल आने के लिए। अगर 3 बजे चिरखाटांग से निकलता है गाड़ी तो मिडल स्टेट से भी 3 बजे निकलता है, तो एक क्रॉसिंग हो जाएगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और आगे भी जो रोड बनेगा और नेशनल हाईवे 66 जो 2x2 लेन का बनेगा, वो भी हार्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट का और परमानेंट सॉल्यूशन। उसके लिए पोर्ट ब्लेयर से अपना मायाबंदर, पोर्ट ब्लेयर से अपना दिगलीपुर जाने की, शिप से जाने की ज़रूरत नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इसका बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। ये शिप का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, जो भी होगा बाय रोड होगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा। हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ मैं, इम्प्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर पेशेंट्स including specialized doctor and medical staff, first aid medical facility to be made available, hardware off for workers and staff। देखो जैसे हमारा PHC है, GB पंथ है, देखिए उधर फैसिलिटीज़ कम है, कोई मशीनरीज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, और इस चीज़ में पेशेंट को बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ मैंने एक बात नोट किया है, मैं जब डिफेंस में सर्विस करता था, जेटी पर मजदूर लोग, स्टाफ लोग काम करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, छोटा सा उंगली को माइनर फ्रैक्चर आ सकता है, कट हो सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड, मेजर होने दो या माइनर होने, तो फर्स्ट एड उधर एक होना चाहिए। तो एक थोड़ा डॉक्टर एक होना चाहिए, 2 नर्स होना चाहिए, एक नर्स भी होगा तभी चलता है, उसका स्टाफ होना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट एड जिसको इंजरीज हुआ है वो तुरंत उसका इलाज करे। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। उसके बाद फार्मेसी कॉलेज, मैं कोशिश करूँगा लॉन्च ऑफ फार्मेसी कॉलेज फॉर स्टूडेंट एंड 1 or 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने अभी वुमेन के बारे में बताया, अगर वो लोग अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं एक साइड से। वैसे ही मैं फार्मेसी कॉलेज लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ कॉलेज B.Pharm होने के बाद उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी भी लाने की कोशिश करूँगा सरकार के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, जिसने B.Pharm जो भी किया है तो उधर तुरंत उसको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट मिलने का एक सपोर्ट रहेगा। एजुकेशन, एंश्योर प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर स्कूल, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स एंड फील्ड वैकेंसीज, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, फैकल्टीज, टीचर्स एंड स्टाफ। देखिए बहुत जगह पर हमने देखा है, सर्वे किया है, स्कूल में, कॉलेजेस में
जहाँ टीचर होना चाहिए सफिशिएंट उधर नहीं है, कम है, जहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए प्रिंसिपल नहीं, स्टाफ भी कम है, ये भी फुलफिल करने का मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यूटिलाइज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंश्योरिंग 100% रिक्रूटमेंट फॉर आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन पोस्ट ऑफिस एंड एक्सेट्रा। इसमें देखिए अभी दौर चल रहा है कि आइलैंडर्स, नॉन आइलैंडर्स बाहर के आके जॉब लेते हैं, और क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया उसको अप्लाई करते हैं, जो बेस्ट निकलता है वो उसको जॉब देता है। वो मेनलैंड का होने तो चेन्नई का होने दो, या दिल्ली का होने दो, या महाराष्ट्र का होने दो, तो उसको नॉन आइलैंडर को जॉब देता है। अभी क्या करना है, अभी एम्प्लॉयमेंट एक्शन पता ही नहीं हाई चल रहा है कि बंद पड़ा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्शन में जैसे आप रजिस्ट्रेशन नाम करते हैं शुरू 10वीं पास होने के बाद, 12th होने के बाद, तो उसमें सीनियरिटी होते हैं। मान के चलो इंडियन नेवी में एक LDC के पोस्ट 100 निकले हैं, तो इंडियन नेवी क्या करेगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम स्पॉन्सर कर मांगेगा, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसको नाम स्पॉन्सर करेगा। अगर 100 मांगा तो 1000 भी कर सकता है नाम स्पॉन्सर, 1500 भी कर सकता है। तो उसके बाकी कार्रवाई इंडियन नेवी करेगा, जो इंटरव्यू, जो भी एग्ज़ाम्स है, वो सिलेक्शन वगैरह हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 100% आइलैंडर्स को जॉब मिलेगा अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यूटिलाइज किया तो ये एक मेरा प्लान है। उसके बाद रोड टैक्स, इम्प्लीमेंट वन टाइम पेमेंट ऑफ रोड टैक्स फॉर न्यूली परचेज व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स कलेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अभी हमने देखा एक 2 व्हीलर भी हमने खरीदा तो हर साल मुझे 150 रुपया 1 साल होने के बाद जाना पड़ता है, हर साल। अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, उस दिन मुझे छुट्टी लेना पड़ता है, जाओ RTO ऑफिस में, वो लाइन में खड़ा रहो, फॉर्म भरो, ऐसा हर साल करना पड़ता है। एक गाड़ी लिया तो हर साल वाले कंटिन्यू 15 साल करना पड़ता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब आप गाड़ी खरीदेंगे शोरूम से तो रजिस्ट्रेशन करना ही है उसी टाइम, साथ साथ उसको रोड टैक्स भरना है लाइफ टाइम 15 साल का। सपोज 150 रुपया पर साल है तो उसका कुछ कंसेशन मिलके उसका कुछ हो जाएगा, 3-4 हज़ार हो जाएगा, एक क्लब सब भर के 15,000 का रोड टैक्स भरना जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, पब्लिक को रिलैक्सेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी आपके पास रहती है, रोड टैक्स ड्यू हो जाता है, पता नहीं चलता है, कौन देखता है, गाड़ी तो चलाना है, स्टार्ट मारते चलाते, फिर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते हैं, दिखा तो रोड टैक्स नहीं, बांधना नहीं, तो ऐसा। तो लाइफ टाइम बनने से क्या हो गया, लोगों पब्लिक को रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी एक्साइज डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एक्साइज डिपार्टमेंट टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर इन अंडमान निकोबार आइलैंड। अभी आजकल ANID को चला रहा है, इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट आना जरूरी है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट आ गया, एक तरह की फोर्स है, जैसे पुलिस फोर्स है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट उनका यूनिफॉर्म भी रहेगा, एक फोर्स टीम रहेगी। तो जहाँ भी लिकर का रिलेटेड है तो उसका हक बनता है कि उसको चेक करो, उसको रेड मारो, गलत डुप्लीकेट लिकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर सकता है। तो ये लॉन्च यहाँ एस्टैब्लिश करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दारू डुप्लीकेट आता है, वो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक्साइज डिपार्टमेंट आया तो वो अपना लिकर डिपार्टमेंट के ऊपर वो ध्यान देगा। आखिर के 13 मेरा पॉइंट है, गैस सिलेंडर, टाइमली डिलीवर ऑफ डोमेस्टिक सिलेंडर्स टू द कंज्यूमर्स, ensuring प्रॉपर वेट एंड सिलेंडर्स। इसमें क्या होता है, हमने देखा है कि इस गैस सिलेंडर का डिलीवरी बराबर नहीं होता है, लोग पैसे मांगते हैं और पता नहीं सिलेंडर खाली लेके इधर से उधर भागते हैं, ट्रक आता है, स्टाफ आता है उनका, कौन भर के लेके भागता है, कौन खाली लेके भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा प्रॉपर मांगता है तब हम डोर डिलीवरी का भी पैसा मांगते हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज है। तो प्रॉपर वेट के साथ
गैस सिलेंडर डोर डिलीवर होना चाहिए, इसके ऊपर मैं ध्यान दे दूँगा। ये जरा मेरा 13 पॉइंट जो मैंने इस मेरे मैनिफेस्टो में लिखे हैं। फिर भी मैंने और भी है मेरे पास, ये मैं ध्यान में रखूँगा। वाटर क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखो सप्लाई चलेगी, हम अंधेरे में काम कर रहे हैं अपना। वैसे ही अभी परसों हमने एक बेकरी में देखा कि उसका क्या है कि वो ब्रेड बना रहा था, सप्लाई चले, ब्रेड खराब हो गए। तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत आती है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको मंथली पेमेंट भी देना है अपने स्टाफ को। तो वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी मेरा ध्यान में रहेगा बात। और एक बात यहाँ अंडमान निकोबार में चलती है, रेगुलराइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, जिसमें है BMS है, DRMs है, होमगार्ड है, आशा महिला है। अभी रिसेंटली GTD PST का इशू चल रहा था, वैसा हमारा डिफेंस में DO DRL के भी कॉन्ट्रैक्चुअल इशू है। ये जो है वन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ये आंदोलन वगैरह करके अभी देखा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जब मुझे मौका मिलेगा तो इनका वन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इनके इश्यूज जो है, एक तो चाटम जेटी रहेगा, नहीं तो बाम्बू फ्लैट जेटी रहेगा, बीच में लटकेगा नहीं। हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा, ये मैं कोशिश करूँगा। सेम टाइम फायर सर्विस, यहाँ हमने देखे है कि फायर सर्विस में एकदम बुरा नहीं बोलता है, कभी कभी वो लोग अपना काम करते हैं, किसी का प्रॉपर्टी भी बचा देते हैं, लेकिन उन लोगों ने डिबेरेट स्टूडेंट के ऊपर जो पानी का बौछार किया है वो गलत तरीके से किया है। वो वाटर कैनन नहीं, फायर ब्रिगेड से किया है, और ऐसा प्रेशर नहीं चलाना नहीं चाहिए था। मैं आपको क्लियर बात बोलता, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी है, मैंने उससे भी सलाह लिया, उसको भी वीडियो क्लिप दिखाया। तो उसका प्रेशर जो है ना केजी के हिसाब से रहता है, 5 kg जो भी है, 10 kg जो प्रेशर है, अगर वो इधर लगेगा तो सर भी फट सकता है, ऐसा चांस है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है फायर एक जोन का इंचार्ज है, तो उसने मुझे बताया, तो बनाने की ज़रूरत नहीं, उससे पता चलता है। तो वो गलत तरीके से चला है, तो उसके लिए क्या है कि एक एडिशन वाटर कैनन व्हीकल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आंदोलन हो सकता है, स्ट्राइक किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर कंट्रोल करने के लिए तो होता है, अगर मानना है तो रियली वो वाटर कैनन व्हीकल यूज करना है, नॉट फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड क्या होता है, किसी का प्रॉपर्टी बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए। और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, ये मैं आने के बाद करूँगा ऐसा नहीं, आज भी मैं मीडिया के माध्यम से फायर सर्विस को बताना चाहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का व्हीकल है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग जो सामान है वो लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, ताकि किसी का प्रॉपर्टी बच जाएगी, किसी का सामान भी बच जाएगा। देखिए अभी ये फिनिक्स बे में देखिए, स्कूल लाइन में देखिए, सब कुछ जल के राख हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या है, एक फायर भी इंसिडेंट हो गया तो एक 5 मिनट ऐसा मिलता है कि 5 मिनट के अंदर अगर फायर फोर्स पहुंच गया तो फायर जो है काबू में आने की संभवता रहती है। अगर आप 5 मिनट के बाहर आप आ गए, तब तक के लिए 5 और 5 10 मिनट, उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो मेरे आपके माध्यम से फायर फोर्स को विनती है, निवेदन है कि ये चीज़ें ज़रूर मंगवाएं, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग एक्टिविटीज जो है उनका और भी बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद जो है लैंड कन्वर्जन, यहाँ क्या होता है कि 200 स्क्वायर मीटर 100 स्क्वायर मीटर में अभी 20 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, लोगों ने घर बांधा है, कंस्ट्रक्शन किया है, लाइट है या पानी है, सब कुछ आया है, तो उसको क्यों तड़पता है? उसको तड़पाना नहीं है, उसका जो पेपर है वो देखना है रियली उसका क्या है, पेपर कितना एरिया उसने कैप्चर किया है, इतना की एरिया में उसने कंस्ट्रक्शन किया है, अपने मेहनत का पैसे से बनाया होगा, जो कमाई किया उसने उधर पूंजी अपना लगाया है। अगर आज बोलेंगे उसको तोड़ेंगे, ये नाम पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो शुरू में ही करना, जिस दिन वो पत्थर डालता है, पहला पत्थर डालता है फाउंडेशन में, उसी दिन रुकना है।
अब सब कुछ करने के लिए मौका देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी थोड़ी आती है, परमिशन तो कोई ना कोई देता है, वाटर कनेक्शन थोड़ा आता है। तो ये सब होने के बाद आप उसको बंधन करते, बंधन डालते, वो गलत है। तो वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, वो किसी का भी होने दो, क्योंकि अपना मेहनत का पूंजी उसने लगाया होगा, तो उसको अभी तोड़ना या उसके नाम पर नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है वन टाइम सेटलमेंट, क्योंकि वो लोग हमारे देश के भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में रहेगी। और एक कोशिश करूँगा, मैंने देखा है पार्किंग बिल्डिंग, काफ़ी लोगों का जो लाइट मोटर व्हीकल बहुत मेहनत के बाद गाड़ी खरीद देते हैं, अपना सर्विस करके, लोन निकाल के। और मैंने देखा है कि हर टाइम गाड़ियाँ पार्किंग रोड के किनारे रहते हैं। वो रोड के किनारे इतना 7.5, 10, 15 लाखों की गाड़ी रोड पे ऐसे पार्किंग होते हैं। तो उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए, पार्किंग बिल्डिंग। चलो एक 500 गाड़ियों पार्किंग करने का बिल्डिंग निकाला, चलो उसका पे पार्किंग ले ले। वैसे तो ये पे पार्किंग होता है इधर म्यूनसिपैलिटी पर था। तो बिल्डिंग बनने से क्या हो जाएगा, तो उनका सेफ्टी भी गाड़ी रहेगा, जो पार्किंग फ़ी है वो भी देने के लिए वो राजी हो जाएंगे, और गाड़ी भी सेफ रहेगी। इतने लाखों की गाड़ी रोड के किनारे रखा है, कहीं ठोकेगा, हमारे कौन मार के चला जाएगा, बाद में क्या फ़ायदा। इतना मेहनत करके गाड़ी खरीदते हैं और उसका डैमेज करके उसका नुकसान हो जाता है, वो जाने। तो मैं कोशिश करूँगा एक बिल्डिंग बना पार्किंग का, जैसे 500 गाड़ियाँ होने दो, 200 गाड़ियाँ होने, कम से कम रेजिडेंशियल एरिया है, उनको मौका मिलेगा, उनका गाड़ी सेफ रहेगा। दूसरा बात है, देखिए यहाँ स्टेडियम एक ही है, वो भी उतना मेंटेन नहीं है। तो एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने को मैं कोशिश करूँगा, वो भी नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बीच में स्टेडियम बनेगा, वो भी इंटरनेशनल। मैंने देखो मैंने पहले ही बोला, मैं बहुत सपने लेके आया, मैं बहुत ड्रीम लेके आया अंडमान निकोबार के लिए। जैसे ये हाईवे बनेगा चाट्टम से डिगलीपुर तक, वो क्या सिर्फ आने जाने के लिए, अपना सामान आने जाने के लिए, पैसेंजर को आने जाने के लिए नहीं, तो ये स्टेडियम भी बनेगा उधर, तो लोगों का उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हो जाएगा, जैसे अपना वर्ल्ड कप में से एक भी मैच हो जाएगा, तो उधर बहुत लोगों को क्या हो जाएगा, होटल्स आएंगे, उधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत काफ़ी चीज़ है बताने के लिए बहुत कुछ है। तो ये मैं इंटरनेशनल स्टेडियम नॉर्थ अंडमान में लाने की कोशिश करूँगा। और एक बात है स्पोर्ट्स के बारे में, इंडोर गेम्स है। तो क्या होता है ना, पंचायत एरिया में कोई गेम्स वगैरह नहीं रहता है, बच्चा पढ़ता है, अपना थोड़ा क्रिकेट ओपन ग्राउंड में खेलता है, बस, और कुछ नहीं है। तो 70 पंचायत एरिया में, हर एक पंचायत एरिया में कोशिश करूँगा कि इंडोर गेम, जैसे कि चेस है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये एज पर कन्वीनियंट एक विलेज रहेगा, तो विलेज के लिए, यंगस्टर के लिए, बच्चों के लिए ये चीज़ उधर स्पोर्ट्स की चीज़ें रखना चाहता हूँ मैं। गवर्नमेंट के जगह पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके उसमें बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह करके खेलने के टाइम पर जा सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन टाइमिंग रहेगा। भले वो पंचायत के अंडर में आएगा, कल हो गया तो, लेकिन उसका जो कमेटी रहेगा वो गांव की कमेटी, वो लोग चलाएंगे। तो बच्चे को क्या अच्छा, अभी कैरम बोर्ड, इतने बड़े कैरम बोर्ड है, वो यहाँ तक ही है, हमने देखे इतने बड़े होल है, इतना बड़ा स्ट्राइकर है, प्लास्टिक के कॉइन्स है। ये कैरम बोर्ड नहीं, कैरम बोर्ड और है जो नेशनल गेम्स है, अपना इंटरनेशनल गेम में ये अलग कैरम बोर्ड आता है, उसका रूल्स रेगुलेशन भी अलग रहता है। वो लॉन्च मैं करना चाहता हूँ, ताकि कल का बच्चा अगर कैरम खेला, अच्छा सा प्लेयर बन गया, तो वो नेशनल लेवल तक जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल तक, क्योंकि उसको वर्ल्ड कप वगैरह होता है। और किसी कंपनी में अच्छा कैरम खेला तो मैं बोलता हूँ भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें जॉब मिलता है, अपना LIC में भी जॉब मिलता है, अच्छे कैरम चैंपियन को जॉब मिले, अच्छा पोस्ट में जॉब मिलता है। तो ये कैरम में लाइफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अंडमान से बाहर निकले, तो ये एक कैरम दूसरा कैरम रहेगा जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में यूज़ करता है। लास्ट बात है टूरिज़्म में बहुत कमियां हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ।
लेकिन टूरिज़्म में बहुत कुछ डेवलपमेंट होना है, क्योंकि मैं हमेशा गोवा के साथ अंडमान निकोबार को देखता हूँ इक्वली, क्योंकि मैं भी चाहता आज गोवा बना है वैसा ही अंडमान बने। टूरिस्ट आया तो फिर 10 लोगों को भेजना चाहिए जाने के बाद। ऐसा नहीं कि जाते समय नहीं बोलना मैं दोबारा नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं दिमाग में ख्याल रखते हुए ये मैं मैनिफेस्टो में इतनी बात 13 पॉइंट बताया, बाकी इसमें मैंने बताया। ये भी बात लिखा नहीं मैनिफेस्टो में, मेरे दिमाग में है। तो ये रहा मेरा मैनिफेस्टो, जो आगे का जो फ्यूचर अंडमान निकोबार का फ्यूचर सोच के आया, ये मेरा आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश किया। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी अंडमान निकोबार वासियों को, द्वीप वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले इलेक्शन के लिए आप घर से निकले, आप वोट, आपको लगता है किसी को अपना दिल से मारना है मारिए, तो वोट बिना मार के घर में बैठिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप घर से निकले, अपना हक ज़रूर, अपना हक वोट मारने का यूज़ कीजिए। तो ये सब कुछ मैं बताने के बाद मैं मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मेरा वाणी लेना चाहता हूँ।